जैसा कि हम आपको आज की बहुत ही अफसोसनाक खबर सुबह से ही पहुंचा रहे हैं, किशनगंज से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मौलाना असरारुल हक कासमी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। सुबह 3:30 बजे दिल का दौरा पड़ने के बाद मौलाना असरारुल हक कासमी का इंतकाल हो गया। वो हमारे दरमियान नहीं है। किशनगंज के अवाम का बहुत बड़ा नुकसान और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खुद कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रहमान खान साहब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल करते हैं। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब अब हमारे दरमियान में नहीं रहे, कितना बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए और मुसलमानों के लिए भी कहा जाए अगर? मौलाना असरारुल हक कासमी साहब हिंदुस्तान के एक मायानाज आलिम दीन और सियासी रहनुमा थे। उनके इंतकाल से साले मुल्क खुसूसन मुसलमान को एक झटका लगा है और एक ऐसे आलिम थे जो साफ और शफाफ थे और सियासत में भी वही रोल उन्होंने एक मौलाना की जिम्मेदारी सियासत में क्या होते हैं वो निभाया। मौलाना से मेरे देराना ताल्लुकात थे। 2009 के उनकी पार्लियामेंट के टिकट के सिलसिले में मैं एक नुमाया रोल अदा किया था। उस वक्त से हजरत के साथ मेरी अकीदत और मैं साथी रहे और हर वक्त मैं उनके मशवरों पर काम करता रहा और वो एक बहुत बड़ा मुझे जाती नुकसान भी हुआ है उनके इंतकाल पर रहा। उर्दू के अखबारों का भी उनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, उन्होंने अपने कालम के जरिए से, कालम निगार के जरिए से हालात हाजिरा पर एक ऐसा आलिमाना तबसरा करते थे कि सारे मुल्क और उर्दू अखबारों के लिए उनके तबसरे शाया होते थे। अब आज वो शख्स हमारे में नहीं रहा और जो पार्लियामेंट में उनका रोल रहा, जो तंजीम सबके साथ मिलकर और मिल्लत के मसाइल पार्लियामेंट में बगैर किसी झिझक के जो उन्होंने उठाते थे, वो जब वो कुछ इशू उठाते तो वो कांग्रेस के भी खिलाफ बोलने में कतराते नहीं थे और कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे। उनके दीनी उलमा आलिम के साथ कांग्रेस में हमारे खासकर बिहार में उनके बहुत बड़ा रसूख था। कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला उनको जन्नत मग़फ़िरत करे और जन्नत में आला से आला मकाम अता करें और इनके खानदान वालों को सब्र जमील अता करें। बिल्कुल के रहमान खान साहब, मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के इंतकाल के बाद जो खला हुई है उसे आसानी से, जाहिर सी बात है, पुर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ वो एक सियासतदान ही नहीं थे। मौलाना की शख्सियत हरफन मौला थी। वो एक बहुत अच्छे मुसन्निफ, बहुत अच्छे कॉलम निगार और इसके अलावा बहुत अच्छे मुकर्रिर भी मौलाना थे। जी जी, वो बहुत बड़े मुकर्रिर भी थे और एक अच्छे इंसान, एक आलिम के पूरे जो यानी आलिम भी सियासतदान हो सकता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद एक आलिम, अगर कोई शख्स वो रोल आज की प्रेजेंट जनरेशन में किया है तो मौलाना असरारुल कासमी की। बिल्कुल, यानी के रहमान खान साहब बिहार में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना थे और असरारुल हक कासमी साहब 2014 के उस तरह के हालात में किशनगंज में जीत कर आए थे जब कांग्रेस से बहुत कम सीटों पर मुल्क में एक तरह से सिमट गई थी और बिहार में खुद कांग्रेस की बहुत हालत खराब थी। ये उनकी मकबूलियत का ही करिश्मा था। बहुत मकबूल शख्सियत थे, बहुत मकबूल। मैं बिहार के इलेक्शन में जब वो उनको 2009 में टिकट दिए तो मैं बिहार का इंचार्ज था। मैं पूरी तरह से किस तरह से उनकी मकबूलियत का ये था कि मैं दूसरों को वो सीट अलाट की गई थी, मैं उनको कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के हाईकमान के साथ लड़कर मैंने कहा कि अगर ये वो सीट हम जीतना है तो मौलाना ही जीतेंगे और लड़के हम आखिरी मोमेंट में मुझे बड़ी फख्र भी है,
खुशी भी है कि मैं कांग्रेस कमांड से इसरार करके उनको टिकट दिया और उन्होंने उस वक्त पर दो ही सीट जीते थे। हमने पूरे बिहार में ये किए थे और हमारे फार्मर स्पीकर थे वो दोनों। बिल्कुल, तो कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान और मुसलमानों का भी बहुत बड़ा नुकसान है। खुद के रहमान खान साहब ने कहा कि उनका जाती नुकसान है, बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात थे। बहुत बहुत शुक्रिया के रहमान खान साहब न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जाहिर सी बात है कि मौलाना असरारुल हक कासमी की जो शख्सियत है वो हरफन मौला शख्सियत के मालिक थे। एक अच्छे सियासतदान के अलावा आप एक मुकर्रिर और मुसन्निफ भी थे और उर्दू अखबारात में अक्सर आपकी तहरीरें छपती रहती थीं और मौजूदा हालात को लेकर मौलाना असरारुल हक कासमी बहुत फिक्रमंद थे। पिछली रात सुबह के वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अब वो हमारे दरमियान नहीं है। अब से कुछ देर बाद ही उनकी आखिरी रसूमात उनके आबाई गांव में अदा की जाएंगी। लगातार हमारी नज़र आज के पोलिंग पर बनी हुई है। राजस्थान और तेलंगाना, दो रियासतों में लगातार पोलिंग हो रही है। अब सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त और बचा है, लेकिन जिन रियासतों में पोलिंग में देरी हुई है, ईवीएम में खराबी हुई है, वहां पर हो सकता है कि इजाफी वक्त भी वोटर्स को दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल अफसर रजत कुमार ने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, खैरताबाद में उन्होंने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। वोटिंग के पेश नजर शहर के तमाम टोल गेट्स फ्री गाड़ियों से नहीं वसूला जाएगा। टैक्स वोटर को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करना मकसद है। तो आपको बताते चले और सुन लीजिए, उनका बयान भी आया हुआ है। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल अफसर रजत कुमार ने क्या कुछ कहा है वोट डालने के बाद, उनका बयान भी सुनिए। I think we will go see high voting turnouts hopefully today. తర్వాత జనరల్ గా అయితే it is the best possible arrangements have been made. Can't say that they are perfect, but they are the best we could do. And basic గా అన్ని ఫెసిలిటీస్ అయితే ప్రాసెస్ అయితే స్మూత్ గా నడుస్తుంది. జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమున్నాయంటే లేట్ అయినా కూడా 5 o'clock వరకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ యాక్చువల్గా మేము ఓటింగ్కి పర్మిషన్ ఇస్తాం. సో 5 o'clock వరకు వచ్చిన వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ బయటికి వచ్చి ఎగ్జాక్ట్గా 5 o'clockకి పోలింగ్ స్టాప్ చేస్తారు. అప్పుడు క్యూలో ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ స్లిప్స్ ఇస్తారు. ఆ స్లిప్స్ అందరికీ అంటే వాళ్ళు అందరూ వచ్చి ఓట్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ డిలేడ్ స్టార్ట్ వలన హాఫ్ అన్ అవర్ 40 minutes డిలే వలన ఇంకా కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, కొంచెం వెయిటింగ్ టైం పెరుగుతున్నది. వీ అపాలజైజ్ ఫర్ దాట్. కానీ ఈవీఎంస్ ఈ సెట్టింగ్ అప్లో కొద్దిగా కొన్ని చోట డిలే జరిగింది దానివల్ల. उधर हल्का असम्बली चंदनारायण गुट्टा में कई अफराद फहरिस्त राय दहिंदगान में नाम न होने से अपने हक रायदही का इस्तेमाल नहीं कर सके। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे ने ऐसे वोटर से, ऐसे लोगों से बातचीत की और तफसीलात जानने की कोशिश की। पुराने शहर हैदराबाद में हल्के असम्बली चंदनारायण गुट्टे में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग अपने वोट की तलाश में, वोटिंग स्लिप की तलाश में हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर जो एजेंट्स बैठे हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, ढूंढ रहे हैं अपना वोट। काफ़ी जो है ऐसे भी लोग हैं जिनके वोट का कोई अता पता नहीं है। मेरे साथ एक साहब हैं जो कह रहे हैं कि सुबह से उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी है लेकिन अभी तक उनको वोट नहीं मिला। साहब बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरि प्रसाद है जी। हरी जी, ये बताएं कि आपका घर कहाँ है और आप क्या तवक्को कर रहे थे? कितने वोट हैं आपके घर में? हमारे 12 वोट है और हमारे घर के बाजू के 8 वोट है। पूरे सीरियल नंबर से 8वीं घर तक वोट है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये घर के पूरे वोट है। एक भी घर में एक भी वोट नहीं है। हाँ, उन लोग सबसे सुबह से फिर रहे और तक के बैठ गए, अपना वोट नहीं है बोल के। तो आप कुल मिला के आप कितने ऐसा समझते हैं, कितने वोटर्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है या आपकी वोटिंग स्लिप नहीं है या लिस्ट में नाम नहीं है? कितने लोग हैं ऐसे? ऑनलाइन में तो बता रहा आपका वोट है बोल के, हम ऑनलाइन में चेक करा वोट है बोल के बता रहा। यहाँ आके देखे तो लिस्ट में यहाँ पे नहीं है ना वहाँ पे नहीं है। हाँ, अभी ये करीब से 30-60 वोट तो वहाँ वो एक गली के हमारा काली कम से कम एक बूथ को, जी आप बताएं। कम से कम एक बूथ को कम से कम 150 से 200 तक नहीं है एक बूथ में, एक बूथ में खाली। यानी कि यहाँ लिस्ट में बता रहा, ऑनलाइन भी बता रहा, लेकिन बता ले, लेकिन कंपलसरी 150 से 200 कम से कम हो गया बूथ
पूरा ऑनलाइन। देखिए साहब, मेरा फैमिली के अंदर मिसेस का और लड़के का एक आ गया, मेरा नाम का आता पता नहीं है, अभी क्या करना है बोलो। अब किसी को पूछे तो कोई उसका जो है ना रिस्पांस नहीं है, कोई सही जवाब दे रहे भी नहीं, कोई बोल रहे ठहरो, कोई बोल रहे बाद में जाओ, कोई बोला नहीं आता अभी, ऐसा है। अभी क्या बोल सकते हैं, बोलिए आप। नाज़रीन आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन जब यहाँ आए तो लिस्ट में नाम नहीं है। यहाँ जो पोलिंग जो एजेंट्स बैठे हुए हैं उनसे भी बात की, यहाँ पर भी नहीं मिला। जब अंदर बूथ में गए और जब मालूम करे कि तो वहाँ पर भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल है हल्का असम्बली चंद्रयान गुट्टे में है, पुराने शहर में। कैमरामैन मुत्तम के साथ मैं अनीसुर रहमान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। राजस्थान में भी वोटिंग का अमल जारी है। कई वोटर ऐसे हैं जो किसी दीगर शहरों और मुल्कों में रहते हैं, लेकिन अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए अपने आबाई वतन पहुंचे हैं। ऐसे ही एक वोटर हैं जो कनाडा से खासकर हक़ रायदही का इस्तेमाल करने यानी वोट डालने के लिए राजस्थान पहुंचे हैं, अपने शहर पहुंचे हैं। अच्छा लग रहा है कि वोट देके हर भारतीय नागरिक को अपना वोट देना जरूरी होता है, उसको देना चाहिए। मैं कनाडा से आ गई हूँ यहाँ वोट देने और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। देखते ही बन रहा है, तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। बुजुर्ग से लेकर युवा तमाम लोग यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। और एक जुदा तस्वीर हम न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। 7 समुंदर पार से भी मतदान के लिए यहाँ पर जो है दंपति पहुँचे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये हमारे जमहूरियत की जो है लोकतंत्र के प्रति आस्था है। तो बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप अमेरिका से आए हैं वोट डालने के लिए, मतदान कर दिया आपने? मतदान हो गया साहब, और मैं स्पेशली वोट के लिए आज रुकी हूँ। कल मेरी फ़्लाइट है एंड यूएस में मैं 22 साल से हूँ। मेरे पास हिंदुस्तान की सिटीज़न है, तो इसीलिए मैं वोट डाल सकती हूँ। तो इस बार काफ़ी नवाचार भी यहाँ पर हुए हैं मतदान को लेकर के, तो कैसा लगता है आपको कंपैरिजन? काफ़ी अच्छा लगा, मतलब वोटिंग भी बहुत इजी कर दी है कि लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो अच्छा लग रहा है। आपको मलाल है क्योंकि आप वोट नहीं डाल पाए? बिल्कुल साहब, लोकतंत्र इतना मजबूत है। हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और मैंने जो है वो यूएस की सिटीजनशिप ले ली है, पर फिर भी मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो परिवार के लोग भी मौजूद हैं। जी, आपसे बात करना चाहेंगे। अमेरिका से भी लोग मतदान के लिए आए हैं, आपके परिवार के भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी आए हैं। किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है आज, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है? बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको, कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। बहुत ही अच्छा लगा है। मैं पूरे परिवार के साथ, मेरे भाई हैं जो यहाँ जिला परिषद में एक्शन है वो भी मेरे साथ आए हैं, और मेरी सिस्टर, मेरी पत्नी और मेरी माँ, सब लोग हम लोग मतदान करने आए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। माता जी, आप क्या कहेंगे, कर दिया आपने मतदान? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। यही है कि हमारे हम बुजुर्गों की सेवा होती रहे, हो रही है, चल रही है। बहुत अच्छा लगा। बच्चे लेके आए साथ में, आगे में भी अच्छा लगा वोट डाल के। तो ये नज़ीर है उन तमाम लोगों के लिए जो अब तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं और जिन्होंने अब तक मतदान नहीं किया है। बुजुर्ग लोगों के साथ साथ 7 समुंदर पार से भी जो है मतदान के प्रति जो जज्बा है वो देखते ही बन रहा है, और उन्होंने मतदान अपना कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कोटा एक बार फिर जो है मतदान को लेकर रिकॉर्ड कायम करेगा, और कोटा में जो पिछले 2013 में जो कोटा ने रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। तो 7 समंदर पार से वोट करने के लिए लोग आए हैं, और ये जमहूरियत की ही एक हुस्न है। जमहूरियत की खूबी है कि लोग जमहूरियत के जश्न में इतने जोश व वलवले के साथ एक तरह से शामिल हो रहे हैं। जोधपुर के क्या कुछ अपडेट है, सीधे जोधपुर का रुख करेंगे। ललित हमारे नुमाइंदे जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, क्योंकि अब राजस्थान में पोलिंग के लिए सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त और बचा है, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जहां जहां पर ईवीएम खराब हुई या किसी वजह से डिले हुई है पोलिंग या वोटिंग, क्या वहां पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा?
देखिए, निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना चाहिए, लेकिन अब तक निर्वाचन विभाग की ओर से ऐसे कोई समाचार नहीं मिले हैं कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला जाएगा। जहां तक बात करें, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बूथ था, वहां पर भी सुबह आधे घंटे की देरी हुई थी और वहां पर भी वीवीपैट मशीन जो है वो काम नहीं कर रही थी, जिसको लेकर लगातार जो मतदाता है लाइन में खड़े रहे, आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। साथ ही लूनी में भी कई ऐसी जगह है जहां पे आसपास के इलाकों में करीब 3 से 4 जगह ईवीएम काम नहीं कर रही थी, वहां पे भी हंगामा हुआ, लोगों ने नारेबाजी तक वहां पर कर डाली। उसके बाद निर्वाचन विभाग पहुंचा है और वहां कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन जहां तक अधिक समय दिए जाने की बात है, अब तक निर्वाचन विभाग की ओर से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। बिल्कुल ललित, क्योंकि अब 1.5 घंटे से कम का टाइम बचा है, लोगों में, क्योंकि अब शाम हो रही है धीरे धीरे से, लोगों में कितना उत्साह है इस पोलिंग को लेकर? क्या आखिरी जो 1.5 घंटे बचे हैं उसमें लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ की तरफ पहुंच रहे हैं? देखिए, सुबह 11 बजे तक जो है मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा था, मात्र 22% ही मतदान हुआ था, लेकिन 11 बजे के बाद लोग घरों से निकले हैं और लगातार लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर नजर आ रही हैं। जहां तक अब तक बात करें, अभी 3:30 बजे का वक्त होना है और अब तक बताया जा रहा है कि 55% मतदान हो चुका है जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में। तो लोग लगातार घर से निकल रहे हैं और लगातार मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल ललित, आप नजर बनाए रखिए, जोधपुर के बारे में आपसे और अपडेट लेंगे। आखिरी 1.5 घंटा बचा है, तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स अब घर से निकल कर आते हैं। क्या 2013 का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा, उससे ज्यादा पोलिंग होगी, या फिर लोग मायूस करेंगे? लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि अब वक्त कम बचा है, ऐसे में जल्दी से अपने घरों से निकलिए और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। उसके बाद फिर और जो काम है उसे आप निपटाते रहिएगा। इन इंतखाबात के क्या कुछ माने निकाले जाएं? 2019 से पहले जिस तरह से 5 रियासतों में असेंबली चुनाव हो रहे हैं, इनकी अहमियत क्या कुछ है? इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ अरुण सावंत हैं, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। सतीश कुमार जी सियासी तज्जिया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एसएच शम्स साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफी हैं, आप भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। सतीश कुमार जी, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक सवाल यहीं से हम शुरू करना चाहेंगे कि पोलिंग का जो फीसद है, नतीजों पर वो कितना असर अंदाज होगा, या 2013-2014 में हमने जो पोलिंग फीसद देखा था उससे अगर पोलिंग फीसद बढ़ता है तो उसे किस तरह से देखा जाए? अरुण सावंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शायद सतीश कुमार जी को मेरी आवाज नहीं जा रही, उनके पास फिर हम जाएंगे। अरुण सावंत जी, यही सवाल आपसे भी है कि अगर पोलिंग फीसद बढ़ता है, राजस्थान की बात करें या फिर तेलंगाना की बात करें, अगर पोलिंग फीसद बढ़ता है तो इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? क्या पोलिंग फीसद का रिजल्ट पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल जरूर पड़ेगा। सबसे पहले तो उसका ये अर्थ निकाला जा सकता है कि राजस्थान में जिस प्रकार से वसुंधरा राजे की नीतियां चल रही है, अलग अलग मुद्दों के ऊपर वो फेल हुई, भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी तरह फेल हुई, इसलिए कांग्रेस के आह्वान पर लोग ज्यादातर बाहर निकले इस बार और वो कांग्रेस को मतदान करेंगे, ऐसी पूरी आशा हमें है और उसका नतीजा अच्छा ही होगा, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पीछे ढकेलकर राजस्थान में जीत जाएगी। उसी प्रकार तेलंगाना में भी, तेलंगाना राज्य का निर्माण होने के बाद जिस प्रकार से वहां के लोगों को आशाएं थी, वो आशाएं पिछले 4.5 सालों में तेलंगाना सरकार पूरी कर नहीं सकी, जिसकी वजह से तेलंगाना राज्य में भी लोग कांग्रेस की और आशा की दृष्टि से देख रहे हैं और इसके नतीजे जो परसेंटेज जो बढ़ रहे हैं उसका फायदा जरूर कांग्रेस को होगा। बिल्कुल। और इस बीच में शुजात अली साहब, जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। कुछ देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अरुण सावंत जी, शुजात साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। शुजात अली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के ही स्पोक्स पर्सन है। शुजात अली साहब, किस तरह से तेलंगाना की फाइट आप देख रहे हैं तेलंगाना में, क्योंकि अब 1.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। खबर यह आ रही थी कि भाई हैदराबाद में वोटिंग जो है मायूस कुन हुई है।
आपने क्या कुछ देखा, क्योंकि आप भी वोट करने पहुंचे होंगे? पहले तो मैं पूरे नाजरीन को ये बताना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि मैंने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि फ़ौरन आप घर से निकलिए, हमारा प्रोग्राम आकर फिर देखिए, लेकिन पहले वोट दे दीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि TV18 की जो टीम आज काम कर रही है उसे दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि चप्पे चप्पे में, गली गली में आपके नुमाइंदे मौजूद हैं और हमें बहुत ही अच्छे अपडेट्स दे रहे हैं। घर बैठे आंखों देखा हाल हमें मिल रहा है। अब रहा सवाल तेलंगाना में क्या होगा, तो मैं बड़े यकीन के साथ, इतने ही ज़्यादा यकीन के साथ जितने यकीन के साथ मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लेकर यहाँ पर अवामी सरकार बनाएगी, जमहूरी सरकार बनाएगी। घुटन और जो तकलीफ हो रही थी हमारे लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, मिनिस्टरों से मिलने के लिए, और जो तरक्याती काम ठप गए थे उसकी दिशा में एक नया सवेरा होने वाला है और इसमें कोई शक व शुबा मैं नहीं देखता। आज मैं जब पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो लोग बड़े जोश और खरोश के साथ वोट दे रहे थे और लग रहा था कि वो वोट जो दे रहे हैं चेंज के लिए दे रहे हैं, तब्दीली के लिए दे रहे हैं। और ये तब्दीली आपको हो सकता है कि आज 5 बजे शाम जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हम न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे 5 रियासतों में जीत रहे हैं और 2019 में हम पूरे मुल्क में बहुत ही भारी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, नतीजे क्या कुछ होंगे तो 11 दिसंबर को शुजात अली साहब पता चलेंगे। लेकिन शुजात साहब, हैदराबाद शहर से खबरें मिल रही थी, बड़ी मायूसकुन खबरें थी कि भाई पोलिंग की रफ्तार जो है बहुत सुस्त चल रही है। शहर के अंदर आप भी टहले होंगे, क्या कुछ नजारा आपको लगा? क्या वाकई में 2014 में जो पोलिंग हुई थी, क्या उस परसेंटेज को, उस फीसद को इस बार रिकॉर्ड बनेगा? उस परसेंटेज को, उस फीसद को इस बार तोड़ पाएंगे हैदराबाद के लोग? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सलाउद्दीन ओवैसी साहब मरहूम जो MIM के सदर थे, असदुद्दीन साहब के वालिद, वो बहुत ही फिक्रमंद थे कि हैदराबाद में ख़ास तौर पर जो ओल्ड सिटी है वहाँ पर हमेशा से ही वोटिंग का तनासुब गिरता जा रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि लोग जो है बेकार सी तकरीरों से, बेकार से खिताबात से मायूस हो चुके हैं। उनको कोई तरक्की की राह दिखाई नहीं देती, तब्दीली की राह कोई दिखाई नहीं देती, तो उनके पास एक बेज़ारगी सी आ गई है और इसीलिए वो घरों से निकल नहीं रहे हैं। ये वजह असल है। बिल्कुल। सतीश कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से शुजात अली साहब ने कहा कि भाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि भाई 2/3 मेजॉरिटी के साथ सरकार कांग्रेस बना रही है, कितना आसान है ये कह देना अगर तेलंगाना की हम बात करें? उबी भाई, अगर दूल्हे की मां से पूछिएगा कि आपका बेटा देखने में कैसा है तो कहेगा ही कि भाई सबसे सुंदर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। तो जो राजनीतिक सच्चाइयां हैं वो हम सबके सामने स्पष्ट है। राजस्थान में निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति तुलनात्मक बाकी अन्य राज्यों से बेहतर है। बाकी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनके आंकड़े और गणित अलग अलग है, तो उस पर अभी कहना मुश्किल है। नहीं, तेलंगाना की गणित की अगर हम बात करें, तेलंगाना की गणित, क्योंकि शुजात साहब ने तेलंगाना की बात की है, शुजात साहब खुद तेलंगाना और हैदराबाद से आते हैं, तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि भाई 2/3 मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है, उनका ये कॉन्फिडेंस, हमने कहा कि जी नहीं, ये कॉन्फिडेंस के ऊपर और इनकी पार्टी तक ही सीमित है। ये कॉन्फिडेंस, बाकी इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी बाकी व्यक्ति नहीं कर सकता कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और 2/3 की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से विखंडित है जो इनका समीकरण, जिनके साथ इन्होंने महागठबंधन बनाया है, वो अपने आप में अतिरंजनापूर्ण है, विडंबनाओं से परिपूर्ण है। तो ये बहुत सफल दिखाई नहीं देता। ये बात सच है कि TSR के बीच में कमियां हैं। 4.5 सालों में जो चीजें होनी चाहिए थी नहीं हुई हैं, लेकिन अभी भी जनता को पूरा भरोसा है कि 4.5 साल में एक नए राज्य को, नवोदित राज्य को सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती हैं। तो जनता जहां तक हमें समझ है कि एक मौका देने के लिए तैयार है। और वो सत्ता में यही सवाल आपसे भी कि कांग्रेस की राह या पीपुल्स फ्रंट जो बना है
तेलंगाना में उसके राह कैसे देखते हैं? क्योंकि शुजात अली साहब ने तो बड़ा दावा किया कि भाई 2/3 मेजॉरिटी आ रही है कांग्रेस की। शुजात अली साहब ने जो दावा कर रहे हैं जी, वो मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ 2/3 हो, लेकिन 50%, मोर देन 50% का मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ। और मैं कुछ इलाके में इस मौके, इलेक्शन के मौके पर घूमा हूँ, टीआरएस के से लोगों के नाराजगी बहुत है, खास तौर से किसानों में और दुकानदारों में। एक साहब तो मुझे ऐसे मिले कि उन्होंने कहा कि मेरी फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में 12 लोग काम करते थे मेरे, लेकिन नोटबंदी हुआ तो धीरे धीरे करके 1-2 रह गए और फिर वो करके मैं एक होटल चला रहे हैं। और उनकी नाराजगी टीआरएस से कि साहब वो मोदी से मिल गए, और मोदी से इस वक्त आम इसमें नाराजगी है ही। तो ये इनका ये कहना कि 2/3 नहीं तो, लेकिन ये कि चांसेस काफी हैं वहां पर। आम लोगों को टीआरएस से भी नाराजगी है और मरकजी हुकूमत से भी नाराजगी है। और काफी, चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट इससे पहले रही है और कांग्रेस की गवर्नमेंट में उन्होंने खुशहाली देखी, अभी खुशहाली नहीं है, हर आदमी परेशान है, ये बात तो सही है। इसलिए ये उनके बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब कि दूध का दूध और पानी का पानी शम्स साहब तो 11 तारीख हो जाएगा, क्योंकि 11 तारीख से पहले जितने मुंह होंगे उतने आंकड़े और उतने जवाब होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये आप लोगों का तजुर्बा जरूर है। अब 11 तारीख को क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच में मेरे साथी सैयद अहमद जिलानी, जो कि सियासी सफर के नाम से एक प्रोग्राम लेकर आए थे और तेलंगाना के आउटस्कर्ट्स में देही इलाकों में भी उन्होंने सफर किया था बाकायदा न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से, और वहां के हालात जानने की कोशिश की थी, वहां के लोगों के इश्यूज क्या है जानने की कोशिश की थी। सीधे सैयद अहमद जिलानी के पास हम जाएंगे। जिलानी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कुछ खबरें इक्का दुक्का खबरें आई थी कि शहर में कुछ झड़प हुई हैदराबाद शहर में, इसके अलावा जो शहर से मिले हुए जो कुछ इलाके हैं वहां से कुल मिलाकर खबरें कैसी आ रही हैं आज की पोलिंग को लेकर? शुक्रिया हुरेरा। अगर हम सुबह से ही बात करेंगे, 7 बजे से यहाँ पोलिंग शुरू हो चुकी है तेलंगाना में। हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद में नामपल्ली में एक खबर ये आई थी, जो फेरोज खान कांग्रेस महाकुटुंबी के उम्मीदवार हैं, उनके घर पर रेड हुई पुलिस की, कुछ शक हुआ है कुछ पैसे की, ऐसी खबर है। दूसरा, परसेंटेज की अगर मैं नामपल्ली की बात करूं तो अभी तक की 26.59% का जो है यहाँ परसेंटेज रहा है। और अगर मैं हैदराबाद के टोटल परसेंटेज की इस वक्त बात करूं हुरेरा, तो 53% हैदराबाद में हुआ है, माफ कीजिए तेलंगाना में, और हैदराबाद में 38% हुआ है। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि हैदराबाद में बहुत कम परसेंटेज है। इसी सिलसिले में जब असदुद्दीन अवैसी ने वोट डाला अपना, उन्होंने बाकायदा अपील की लोगों से घरों से निकलिए और वोट डालिए। इसके अलावा अकबरुद्दीन अवैसी जो चंद्रायन गुट्टे के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी वहां पर वोट डालने की अपील की। इसका मतलब यह है कि यहां पर फीसद गिर रहा है, ठीक है, परसेंटेज गिर रहा है, जिसकी वजह से एमआईएम फिक्रमंद है। परसेंटेज गिरता है तो इसका मतलब यह है कि इनके सीट पर खतरा मंडरा रहा है। और जहां तक मैं याकुतपुरा हल्के की बात करूं, इस बार वहां कैंडिडेट बदला गया है चारमीनार और याकुतपुरे में। यानी चारमीनार के जो उम्मीदवार थे अहमद पाशा कादरी, उन्हें याकुतपुरा दिया गया है, और याकुतपुरे के जो उम्मीदवार थे मुमताज अहमद खान, उन्हें चारमीनार दिया गया है। तो इसकी वजह से हल्कों में थोड़ी सी नाराजगी है वहां के अवाम में कि इस बार अच्छी बात यह है पूरे तेलंगाना में लोगों में एक तरह से शऊर आया है कि वो जज्बात पर, सियासी जज्बात नहीं देख रहे हैं और किसी तरह के जज्बात को वो मुस्तरद कर रहे हैं और डेवलपमेंट पर वो वोट कर रहे हैं। लेकिन जिलानी जिस शऊर की आप बात कर रहे हैं वोटर्स में, लोगों में, वो शऊर तो वोटिंग फीसद में नजर अभी तक नहीं आ रहा है। नहीं, अगर 4 बजे तक की डेवलपमेंट पर वो वोट करने की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन आपको मैं बता दूं आखिर हिस्से में यानी इलेक्शन की मुहिम खत्म हो रही थी, जिस तरह की बयानबाजियां देखने को मिली, सुनने को मिली, उससे वोटर्स हो सकता है जिस तरह का परसेंटेज आप सही कह रहे हैं सामने आ रहा है, तो वो परसेंटेज नजर नहीं आ रहा जो डेवलपमेंट पर वोट देने की बात कर रहे थे। तो नेताओं ने, चाहे वो मरकज के लीडर रहे हों या तेलंगाना स्टेट के लीडर रहे हों, इतनी तल्ख कलामी, इतनी जो है जबान दराजी इस्तेमाल की गई है, एक दूसरे के ताल्लुक से चोर, गद्दार, डाकू, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो लोगों में हो सकता है एक तरह की नाराजगी है कि वो तमाम लीडरशिप जो स्टेट की या मरकज की देखें तो डेवलपमेंट पर कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ मजहबी जज्बात या फिर
या कहें इलाकाई जज्बात पर बातचीत हो रही थी। इससे बेजारगी का एक सबब ये हो सकता है। लेकिन और वहीं अगर हम गोशा महल हल्के की बात करें, हैदराबाद का ये हल्का है जो जिन्हें योगी के नाम से जूनियर योगी कहते हैं, राजा सिंह उनका नाम है, उन्हें भी आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोशा महल हल्के में फहरिस्त में नामों की कमी की वजह से इलाके के लोग गड़बड़ कर रहे थे, उसी में वो वहां पहुंचकर गड़बड़ करने लगे। तो एक ये हो गया। तो याकूतपुरा हल्के की जहां तक मैं बात करूं, एमबीटी वहां पर इस बार अपनी किस्मत आजमा रही है और उनको लगता है कि इस बार वो आ सकते हैं, चूंकि मुमताज़ अहमद खान ने हल्का ये छोड़ा है। 26 साल उनके हो गए, 5 इलेक्शन उन्होंने जीते, ये छठा इलेक्शन उनको चार मीनार दे दिया गया। तो हल्के के लोगों ने हमें जब बताया कि जो शख्स 25 साल वहां काम नहीं किया, डेवलपमेंट के मामले से थोड़ा नाराज थे, तो वही डेवलपमेंट की नाराजगी को लेकर एमबीटी को यह मौका मिल सकता है। यासर अरफात जो कि याकूतपुरा एमआईएम के इंचार्ज है इलेक्शन के, तो वो वहां पहुंचे एक हल्के में, और एमबीटी के अमजदुल्ला खान जो कि इलेक्शन एजेंट है, तर्जुमान है एमबीटी के, उनका आमना सामना हुआ, लफ्जी झड़प हुई है। तो कुल मिलाकर हैदराबाद के जो हल्के हैं, चाहे याकूतपुरा, चार मीनार, चंद्रायन गुट्टा, गोशा महल, इस तरह के हल्कों में एक तरह से लोगों को जो बेजारगी का सामना, जैसा कि आपने कहा 38% हैदराबाद का परसेंटेज है, हो सकता है कुछ बड़ा हो, 40 से 41% हुआ हो, लेकिन ये बहुत कम है साबिक की तरह। तो कुल मिलाकर हैदराबाद में फीसद गिर रहा है। फिक्रमंद है तमाम वो लीडर जो अब तक जीतते आए हैं। इस बार उन्हें डर है कि कुछ भी हो सकता है, मुकाबला टक्कर का है। गोशा महल में ही मुकेश गौड़ जो साबिक में कांग्रेस में वजीर रहे, वो भी मुकाबला कर रहे हैं। महाराजगंज पहले हल्के में आता था, गोशा महल का मैं बात करूं तो वहां पर प्रेम सिंह राठौर जो कि टीआरएस के उम्मीदवार हैं, वो साबिक में बीजेपी के उम्मीदवार थे। बिल्कुल जिलानी, जाहिर से बात है कि अगर तो वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, क्योंकि हालांकि अभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, 1 घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त पोलिंग में और बचा है, शाम 5 बजे तक पोलिंग होनी है, लेकिन जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज गिर रहा है, इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? शुजात अली साहब, जिस तरह से आप जिलानी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई गुज़िश्ता के मुकाबले 2014 के मुकाबले अगर पूरे तेलंगाना की हम रियासत की बात करें, उसमें भी पोलिंग परसेंटेज उतना अच्छा नहीं है, और खासतौर से हैदराबाद शहर की अगर हम बात करें तो बहुत मायूसकुन पोलिंग अभी तक हुई है। इसकी वजह क्या देखते हैं शुजात साहब? देखिए 2-3 रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पर तालीम का जो फ़ीसद है बहुत कम है। जमहूरियत के तई लोगों में कोई ख़ास एहसास नहीं है। और दूसरा जो कॉमेडी या जो है कट्टरपन के जो तकारीर होते रहे हैं, उससे भी वो लोग बेजार हो गए हैं। और देखिए एक चीफ मिनिस्टर आता है, कहता है कि हम हैदराबाद का नाम बदल देंगे, वही चीफ मिनिस्टर जाता है करीमनगर में, कहता है कि हम करीमनगर का नाम बदल के करीमपुरम कर देंगे। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, समझ के बाहर है। तो इस तरह से जो बातें हो रही हैं वो जमहूरियत की धज्जियां उड़ा रही हैं, और लोगों में जमहूरियत के तई रेस्पेक्ट के बजाय एक नफरत सी हो रही है, जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए, हमारी सियासी पार्टियों के लिए इंतहाई खतरनाक बात होगी। जी बिल्कुल जिलानी, एक बार फिर से आना चाहेंगे। शुजात अली साहब ने जो बात कही कि भाई इस बार तेलंगाना के इंतखाबात में एक चीज और 2014 से हटकर देखी गई, क्योंकि इस बार रियासत बनने के बाद दूसरा चुनाव है। यहां पर इस बार जो बयानबाजियां हुई, बड़ी सतही लेवल की बयानबाजियां इस बार जिलानी हुई हैं, उसका किस तरह से असर इस चुनाव पर आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल हुर्रा, जिस तरह से मैंने कहा पहले भी कि आखिरी वक्त में चुनावी मुहिम खत्म होने से 8 दिन ऐसे गुजरे हैं कि टीआरएस अपने काम बता रही थी और कांग्रेस क्या करना चाहती है वो बता रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी इंटर होती है, बीजेपी के बड़े लीडर यहाँ इंटर होते हैं हैदराबाद में, तो सीधे तौर पर आप देखिए बीजेपी ने यहाँ तक कह दिया कि हम साल में जो है तकरीबन 1 लाख गाय बांटेंगे। क्या ये डेवलपमेंट है? गाय बांटने की बात कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद का इलेक्शन हो जाता है, हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन हो जाता है, नाम तब्दीली का इलेक्शन हो जाता है। ये सारी चीजें डेवलपमेंट से हटके होने लगी। यहाँ पर टीआरएस भी कुछ हद तक बौखलाहट का शिकार हो गई। कुछ जलसों में खुद कारगुजार वजीर आला ने जैसा कि 12% के मामले पर कुछ लोगों को डांट दिया, आपके बाप से बोलेंगे, इस तरह की जबान इस्तेमाल की गई। तो अवाम में एक तरह से ये भी एक नाराजगी है। जो लोग वाकई टीआरएस की जो स्कीम थी उस पर लोग किसी हद तक भरोसा कर रहे थे, कुछ अजलान की अगर मैं बात करूं, लेकिन कुछ जगहों पर कैंडिडेट ने काम नहीं किया। ये भी हमको पता चला जब हम सफ़र पर थे, सियासी सफ़र के दौरान।
तो एक टेका लगाए हुए थे टीआरएस के लीडर के केसीआर की जो स्कीम है वो चल रही है, उस पर हम निकल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की यलगार के बाद काफी मुश्किल हो गई टीआरएस को तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स में। अब अगर मैं इस वक्त कुछ अजला का जिक्र करूं, कामारेड्डी में आप देख लीजिए 3 हल्के हैं, जिसमें जो कल एल्लारेड्डी और कामारेड्डी, अभी तक की जो इतला है 61% से कुछ ज्यादा यहां पर पोलिंग हुई है। यहां पर शब्बीर अली हैं, गंपा गोवर्धन टीआरएस के हैं, रमना रेड्डी बीजेपी के, तीनों में टक्कर का मुकाबला है। जिस तरह से योगी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा था, अमित शाह आते हैं, तो इसके बाद कुछ हलकों में जहां एक तरह से एक मजहबी जुनूनियत, जज्बातियत देखने को मिलती थी, टेंस होता था, उन हलकों में वोट से रुखी मुकाबला है। अगर 3 है यहाँ तो शब्बीर अली जो कि एमएलसी रहे हैं, इस बार किस्मत आजमाई कर रहे हैं, साबिक में सीनियर मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस के, तो एक तरह से 3 बजे तक 61% है और शब्बीर अली वहां पर एक बड़े लीडर माने जाते हैं। लेकिन इन टीआरएस और कांग्रेस के बीच में बता दूं, जब मैंने अभी पता किया था कि बीजेपी का लीडर, वो कहते हैं ना 2 के बीच में तीसरे का फायदा, ये हो सकता है, इस तरह के आसार है, लेकिन अभी 11 तारीख को ही यहाँ का पता चलेगा। और जाहिर सी बात है कि दूध का दूध और पानी का पानी तो 11 तारीख को दिलानी होगा और उसी दिन जो सही आंकड़ा है वही वो हमारे सामने निकल कर आएगा। लेकिन सतीश कुमार साहब के पास हम जाना चाहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सतीश कुमार जी, ठीक है, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि भाई इस वक्त तेलंगाना का परसेंटेज 3 बजे तक का पोलिंग फीसद आ गया। वो मैं पहले अपने नाज़रीन तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि तेलंगाना में अगर पूरी रियासत की हम बात करें तो 3 बजे तक 53% यानी 53% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह से अगर हैदराबाद की बात करें तो यहां पर 3 बजे तक 38% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। छोटा सा, क्योंकि शुजात अली साहब ब्रेक लेना है, आप शायद कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद तमाम मेहमान हमारे साथ, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे, जब हमारी बातचीत होगी, तो एक बड़ा मायूसकुन इन चुनाव में एक पहलू रहा है कि मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया, मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज किया गया, मुस्लिम उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया गया। उस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।